News Services Division of All India Radio presents Money Matters. देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़ा कार्यक्रम About savings, investments, borrowings and taxations. हिंदी और इंग्लिश में सीधा प्रसारण On our digital platforms. सुनना ना भूलें हर रोज शाम 4:05 से 4:30 तक। Money Matters. Hello, good afternoon and welcome to Money Matters, our daily show on all things to do with personal finance. You're listening to Money Matters on the official All India Radio News YouTube channel. This is an interactive show where you can also participate, and you can do that simply by typing your comments or questions in the live chat section. Or you can send us an email on moneymatters.air@gmail.com. That is matters with an S. We announce the topic of the show one day in advance so that you can send in your questions in advance. So tomorrow's topic will be investment in ULIPs, that is unit-linked insurance plans. Our topic for today, however, is types of mutual funds. My name is V. Ravi Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद रवि। नमस्कार श्रोताओं, मनी मैटर्स में आपका स्वागत है। देश और लोगों के वित्त और अर्थव्यवस्था से जुड़े इस कार्यक्रम में हम रोज एक निर्धारित विषय पर अपनी चर्चा केंद्रित करते हैं। आज का विषय है विभिन्न प्रकार के म्यूचुअल फंड। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में हम आपके प्रश्न भी शामिल करते हैं। प्रश्न भेजने के लिए हमारा ईमेल आईडी है moneymatters.air@gmail.com। आज के कार्यक्रम में हमारे साथ चर्चा करने के लिए आमंत्रित है वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ डॉक्टर यामिनी अग्रवाल। यामिनी नमस्कार, मनी मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद। और अब शुरुआत करें आज की चर्चा से रवि। Absolutely, Yamini, if you remember, we did the basics of mutual fund show in Money Matters a few days back, and then we promised that we'll come back with a detailed categorization of all the types of mutual fund. And just to give a background, that on October 6, 2017, SEBI came out with a circular which categorized mutual funds into 5 broad categories and overall into 36 categories. So these 5 broad categories are equity, which has 10 schemes, debt, which is 16 categories, hybrid schemes, which is 6 categories. Hybrid is basically equity plus debt. And solution-oriented schemes has 2 categories, and other schemes has 2 categories. So altogether, that is 36 categories. So let's get started without further ado. काफी पेचीदा है आज का, जैसा उन्होंने कहा कि 36 कैटेगरीज हैं म्यूचुअल फंड्स की। सो सबसे पहले हम इक्विटी स्कीम्स को लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर जो म्यूचुअल फंड्स के बारे में यही एक जो जानकारी होती है कि शेयर्स में डायरेक्टली इन्वेस्ट करने की जगह आप म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करें। सो जो इक्विटी स्कीम्स हैं, क्या ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके द्वारा शेयर्स में इन्वेस्ट करने का एक जरिया है? क्या क्या इसके मेजर कैटेगरीज हैं, आप बताएंगी यामिनी? तो जब हम इक्विटी स्कीम्स की बात करते हैं, इक्विटी स्कीम्स जो है म्यूचुअल फंड्स जो है अपना कॉर्पस जो है इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे लार्ज कैप्स में करें, मिड कैप्स में करें या स्मॉल कैप्स में करें। उनका जो इन्वेस्टमेंट का पोर्शन है वो डिफाइन करता है कि किस टाइप की स्कीम होगी। जैसे इसमें जो आपको टोटल कैटेगरीज दी गई हैं वो 10 कैटेगरीज दे रखी हैं। एक मल्टी कैप फंड है, एक लार्ज कैप फंड है, एक लार्ज एंड मिड कैप फंड है, मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है। पहले इन 5 फंड्स के बारे में आप बताएंगी, ये मल्टी कैप, लार्ज एंड मिड कैप एंड स्मॉल कैप। अगर इनके जो बेसिक पैरामीटर्स हैं और इनकी प्रॉफिटेबिलिटी या इनके क्या मेन चीजें इनके फीचर्स हैं। तो जैसे हमने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो म्यूचुअल फंड्स को अपना कॉर्पस इन्वेस्ट करना होता है, या तो इक्विटी में या डेट में या दोनों के अंदर या किसी चीज में। तो जब हम इक्विटी स्कीम्स की बात करते हैं तो सिर्फ इक्विटी के अंदर ही इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो जैसे हम मल्टी कैप फंड की बात करें तो मल्टी कैप फंड जो है इन्वेस्टमेंट करता है इक्विटी के अंदर, वो लार्ज कैप कंपनीज के, मिड कैप कंपनीज के और स्मॉल कैप कंपनीज के। जहां पे हम कहते हैं कि लार्ज कैप कंपनीज वो हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज्यादा है, मिड कैप कंपनीज वो हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 5 से 20,000 करोड़ के बीच में है, और स्मॉल कैप हैं जिनकी 5,000 करोड़ से कम है। इसमें अगर कोई भी ओपन एंडेड फंड है जो 65% अपने एसेट्स जो हैं लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करता है, उसे हम एक मल्टी कैप फंड कहेंगे। सिमिलरली अगर हम एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम को लेते हैं और उसकी जो मेजर इन्वेस्टमेंट है उसको हम कहते हैं कि वो लार्ज कैप में करेगी, जिसमें 80% उसका जो
एसेट है, जो कॉर्पस है जिसे हम कहते हैं टोटल फंड पूल है, उसको वो अगर लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करती है तो उसे हम लार्ज कैप फंड कहते हैं। ऐसे ही लार्ज कैप एंड मिड कैप फंड होता है जो एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है फिर से, और ये एक लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करती है जिसमें 35% जो है इन्वेस्टमेंट उसके टोटल एसेट्स की लार्ज कैप कंपनीज में होनी चाहिए और 35% उसकी इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनीज में होनी चाहिए। सिमिलरली इसी के बेसिस पे अगर हम देखें तो मिड कैप फंड आता है जिसके अंदर जो मैक्सिमम प्रीडोमिनेंट या मेजर जिसके अंदर हम कहें इन्वेस्टमेंट है वो मिड कैप स्टॉक्स में होनी चाहिए, जिसका प्रोपोर्शन हम कहते हैं 65% मिनिमम आप मिड कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें, बाकी आप और इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स में करें। स्मॉल कैप फंड्स के अंदर भी जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनके अंदर इन्वेस्ट करें और 65% उसका प्रोपोर्शन स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करें। जब हम इन फंड्स को देखते हैं तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उस पर निर्भर करता है कि कितने रिटर्न्स आपके मिलेंगे और किस प्रकार से मिलेंगे। जब आप लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न्स ज्यादातर ज्यादा सेफ माने जाते हैं स्मॉल और मिड कैप के मुकाबले, और जो स्मॉल कैप में है रिटर्न्स का जो लेवल होता है बढ़ने का वो ज्यादा होता है मिड कैप और स्मॉल कैप में। प्रोपोर्शन लार्ज कैप्स में ज्यादा होता है, रिस्क भी ज्यादा होता है, प्रोपोर्शन उसके रिटर्न्स का वो ज्यादा होता है, पर लार्ज कैप में रिटर्न्स ज्यादा सेफर होते हैं। कंपनीज क्योंकि बहुत अच्छे से चल रही होती हैं, उनका जाने का कम, डिसअपियर होने का कम चांसेस होते हैं। रिटर्न्स थोड़े जो रिटर्न की प्रतिशत है वो थोड़ी कम होती है पर ज्यादा सेफर होते हैं। Yamini, we have a question that has come in on Twitter from Yashwant Sinha, and he's asking, can you give us the clear difference between equity, debt and blue chip funds, and which of these are suitable for a long-term SIP? So when we talk about equity, debt or blue chip funds, these are funds which are investing into different instruments. So if when we say equity, the fund is majorly investing its corpus in equity and equity related instruments that are there. When we talk about debt funds, they are investing into debt securities that are there. The basic difference between equity and debt funds categorization for investors is primarily when you're looking in for wealth maximization or capital appreciation and you're wanting to actually at the time of redemption of the scheme gain benefits, you usually invest in an equity oriented scheme, or when you're looking in for dividends then you'll go in for an equity scheme. However, when you're looking in for a fixed income security, a safer return, and your age profile is towards a higher age, then you go in for a debt scheme. Blue chip companies are companies which are well-known large cap companies which have been giving good returns in the past and have been recognized as safe companies. So blue chip is not a categorization as per SEBI. It is actually a large cap fund. The blue chip is only a name that is used. Yes, it is a name which is used for companies which have been giving safer and secured returns to the investors that are there, and there is a long-term prospective growth which is then expected from it. We have another question that has come in on the live chat. Paul Thottam asks, how can I guarantee that I get a particular percentage return on my investment? Can we guarantee returns on mutual funds? No, we cannot guarantee any returns on the mutual fund because mutual funds actually invest in market securities and the return on those particular market securities is not defined, except for if you're investing in government securities where the return is defined and the particular expenses are also well defined. There a particular amount of a yield or the return can be specified, again, not guaranteed. The mutual funds are subject to market risk which needs to be understood that it is being invested into the market securities. यामिनी जी, अभी तक आपने जो 5 फंड्स के बारे में हमें बताया है वो कंपनियों के आकार पर आधारित है, उनकी जो कैटेगराइजेशन है। सो एक बार ब्रॉडली बता दें बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कैटेगरी कि एक इन्वेस्टर को कैसे चयन करना चाहिए कि वो लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करे या मिड कैप में या मल्टी कैप में। क्या उनको आगे के इकोनॉमी के प्रॉस्पेक्ट्स देखने होंगे, किस तरह से चयन किया जाए? And before you answer that, Yamini, there's another question that's come in on the live chat by Study Everything. That's the handle that the person is using. Can guarantee be given in long-term investment? I think it's similar to what Paul had asked. Again, the same thing, SEBI prohibits
any kind of guarantees in mutual funds? No mutual fund. So none of the 36 categories you can give guarantees. Across any AMC can guarantee you any particular return. Even if they invest in government securities, they can never specify a guaranteed return in their brochures that are there or in their fund offers that are there. Primarily because it is prohibited by the regulation, also because they are investing into market securities. At any point of time, these particular securities can default and you may not get that particular return that is there. When you invest in equity securities, because the equity securities give only dividends and offer capital appreciation, it is completely dependent upon how much capital appreciation would be garnered over the time period when the market moves up or down, which is there. And similarly, the dividends would be dependent upon how much profit does the fund manager makes while buying or selling the particular securities. When you talk about debt, because the debt securities have a fixed coupon rate on them, so a particular amount of a return is more considered to be safer, and it is the return which comes on the debt securities as interest payments. So it is considered to be safer. However, defaults also happen in debt securities, whether it is corporate bonds or others. Government securities are risk-free securities, so we don't consider them as risky securities, but corporate bonds or other securities are risky securities. I'll have to interrupt you there. There seems to be a question from Nitish Kumar. He's asking, I think we'll have to step back one step and probably go to the basics. He's saying debt, equity and such terms. Please clarify these terms. So when you talk about capital being raised by companies, they can be raised either in the form of equity securities or in the form of debt securities. So the owner funds are known as equity securities, and the funds that you take as loans are known as debt securities. So equity में हम ये समझे कि अगर मैंने शेयर्स खरीदे किसी कंपनी के, तो मैं पार्ट ओनर बन गई उस कंपनी की. हाँ, अगर आप एक भी शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के ओनर बन जाते हैं. तो मैं नुकसान भी का साझेदार हूँ और प्रॉफिट का भी साझेदार हूँ, जबकि डेट में मैंने लोन लिया है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मैंने लोन नहीं लिया, मैंने लोन दिया है. हाँ, दिया है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आपको प्रॉफिट हुआ है नहीं, मुझे अपना ब्याज चाहिए और असल भी. जब आप लोन देते हैं तो उसके ऊपर एक ब्याज दर निर्धारित की गई होती है जब आपने लोन दिया होता है, और उसका एक टाइम पीरियड भी होता है जिसके अंदर वो आपको आपका पैसा जो आपने प्रिंसिपल अमाउंट दिया है वो वापस करेंगे. इक्विटी के अंदर जब आप पैसा लगाते हैं कंपनी के, वो गोइंग कंसर्न होती है, जिसका मतलब है वो कंपनी चलती रहेगी और जब तक वो लिक्विडेट नहीं होती आपको कुछ भी पैसा वो जो आपने लगाया है वो नहीं मिलेगा आपको. लेकिन उसके जो रिटर्न्स हैं वो डिविडेंड पेमेंट, जैसे अगर वो प्रॉफिट कमाती है तो उसका डिविडेंड पेमेंट आपको मिलेगा, और अगर आप उस शेयर को किसी को बेचते हैं एक हायर वैल्यू पे तो उसके ऊपर कैपिटल एप्रिसिएशन. और यामिनी जी, अगर वो शेयर बढ़ता जाता है तो आपकी नेट एसेट वैल्यू जो आपको एक स्टेटमेंट आती है उसमें हम देखते हैं कि वो ग्रो भी करता है. जब हम नेट एसेट वैल्यू की बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो हम कहते हैं कि जितनी सिक्योरिटीज में आपने इन्वेस्ट किया है उनकी जो प्राइस है उसके साथ उसको मल्टीप्लाई करके जो टोटल वैल्यू बैठती है उसे नेट एसेट वैल्यू कहते हैं. तो जब आपने अगर 50 रुपए पे इन्वेस्ट किया और उसकी वैल्यू 100 रुपए हो गई तो वो 50 रुपए वैल्यू आपकी बढ़ जाती है. अगर आपने 10 शेयर इन्वेस्ट किए तो 10 के अमाउंट में बढ़ जाएगी. अगर जितने भी शेयर आपने इन्वेस्ट किए या सिक्योरिटीज खरीदी है उसके अमाउंट पे वो बढ़ जाता है. Let's also explain, because Nitish had said that please clarify these terms. When we said multi-cap, large cap, there's the word cap coming in all. What is this cap? So when we talk about cap, it is basically market capitalization which is there. And when we talk about market capitalization, it means the number of shares that are floating in the market multiplied with the current price of that particular share. So if there is a 100 rupee share and there are 10 shares that are floating, 10 into 100. So that is 1000 rupees is the market cap of that particular company. So multiplied the number of shares of the company multiplied with the current market price. So यामिनी जी, अगर हम फिर उसी प्रश्न पे आए कि ये जो 5 फंड्स हैं जो कंपनी के आकार के पर आधारित हैं, इनका चयन कैसे करे एक इन्वेस्टर? क्या उनके किस तरह से वो आकलन करें कि उनके लिए कौन सा बेस्ट है? जब भी कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है तो उनके जो चयन है वो इस प्रकार किए जाएं कि जो है उसका रिस्क प्रोफाइल देखा जाए. जो स्मॉल कैप कंपनीज हैं उनमें ज्यादा रिस्क होता है. रिटर्न, जैसे मैंने कहा, रिटर्न की जो प्रतिशत है वो भी बहुत ज्यादा हो सकती है पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है. हायर द रिस्क हायर द रिटर्न कहा जाता है. मिड कैप कंपनीज में उससे कम होता है और लार्ज कैप कंपनीज में उससे भी कम होता है.
सेफर रिटर्न्स के लिए लार्ज कैप कंपनीज में इन्वेस्ट किया जाता है और ज्यादा रिटर्न्स के लिए जिसमें ज्यादा रिस्क लेने की कैपेसिटी हो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया जाता है। ये भी कहा जाता है कि अगर आप अपनी उम्र के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो अगर आप ढलती उम्र के आसपास हैं तब आप जो है लार्ज कैप में करिए ताकि वो सेफर इन्वेस्टमेंट रहे आपकी। और अगर आप यंग हैं और आप के पास अभी पैसे कमाने के बहुत जरिए हैं तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनी में करें। यूजुअली जैसे कोई रिटायर्ड पर्सन इन्वेस्ट करना चाहता है तो बेटर होगा लार्ज कैप। अगर वो पोटेंशियली अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसके पास ऑप्शन है डेट स्कीम का भी और इक्विटी स्कीम का भी। अगर एक निर्धारित इनकम चाहता है तो डेट स्कीम में इन्वेस्ट करे या फिर एक अदर स्कीम आती है रिटायरमेंट स्कीम, उसमें इन्वेस्ट करे, उसमें इन्वेस्ट कर सकता है। वरना इक्विटी स्कीम में जहां पे उसे एक पोटेंशियल वेल्थ क्रिएशन की जरूरत है या हायर रिटर्न्स की जरूरत है तो वो लार्ज कैप में इन्वेस्ट करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। Keep your questions coming on types of mutual funds. Yamini will answer them all live. Right now, we'll take a short break on Money Matters. Welcome back to Money Matters. We'd like to tell you that our topic for tomorrow is investment in ULIPs, that is unit-linked insurance plans. So if you have queries about ULIPs, do email them to us at moneymatters.air@gmail.com. And don't forget to tune in at 4:05 p.m. tomorrow to listen to the program on ULIPs. And if you miss it, you can go to our channel, click on the playlist called Money Matters and listen to any of the shows. You'll clearly see the topic of the show mentioned on the video thumbnail. We have a question from Srikanth. He's asking about balance equity. Srikanth, just hold on. We'll come to that category. Before that, let me take this question from Paul again. It's an interesting question. He said, I invested in a particular mutual fund. He's named the company, but I did not earn any money. In fact, I lost money over a period of time. Is there any way to hold the company, the mutual fund company, responsible? So mutual funds are subject to market risk? Market risk, and so you cannot really hold either the fund manager or the company really responsible. In their offer document itself, they clearly specify that they are subject to market risk, and as the market increases, they would share the returns with you, and as the market falls down, you will have to contribute towards the loss of it as well. और इक्विटी स्कीम्स पर आगे बढ़ते हैं। हमने अभी डिस्कस करी 5 कैटेगरीज जो कंपनी के आकार के पर आधारित थी। डिविडेंड यील्ड फंड क्या है, उसका क्या मेन बेनिफिट है? जैसे हमने अभी बात की कि इक्विटी होता है और डेट होता है, तो जब इक्विटी की बात करते हैं तो इक्विटी पे कंपनीज रिटर्न देती हैं डिविडेंड्स के थ्रू, जो अपने प्रॉफिट्स को वो डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। तो जब हम ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं जो डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स होते हैं, उन्हें डिविडेंड यील्ड फंड कहते हैं। इसमें 65% आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसे स्टॉक्स में होनी चाहिए जो डिविडेंड्स देते रहे हों और पास्ट में उनका ऐसा परफॉर्मेंस रहा हो जिसमें वो डिविडेंड्स देते रहे हैं और आगे भी डिविडेंड्स देते रहेंगे। So is dividend yield fund safer than large cap fund, would you say? Well, it's not possible to really categorize in terms of the safety, but yes, a dividend yield fund does assure a certain amount of a return which will come in the form of dividends even when you do not receive capital appreciation. हालांकि इसमें कोई गारंटी नहीं है, बिकॉज आई रिमेम्बर कि हमें कई बार किसी कंपनी ने 15 रुपए का चेक भी भेजा हुआ है, 8 रुपए का भी चेक भेजा हुआ है, सो इसमें भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। जब भी हम एक इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं, हमारे पास कोई गारंटी नहीं होती कि वो कंपनी हमें रिटर्न देगी। हम ओनर होते हैं उस पर्टिकुलर कंपनी के जब हम वो शेयर खरीदते हैं, और उस शेयर पर वो कंपनी अपने जब प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उसे हम डिविडेंड्स कहते हैं। तो ये डिविडेंड्स प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट करते हैं कितने वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। वो सारे प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, थोड़े डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, कुछ भी नहीं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते, वो उस पर निर्भर करेंगे। प्रॉफिट होते हैं तभी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अगर लॉसेस होते हैं तो वो कुछ नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते, आपकी इक्विटी कम हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो जब हम डिविडेंड्स की बात करें, ये कोई गारंटी नहीं है कि कितना आपको डिविडेंड मिलेगा। जैसे एक डेट स्कीम में आपको गारंटी होती है कि एक कूपन रेट आपको मिलेगा या एक इंटरेस्ट आपको मिलेगा, कोई गारंटी नहीं है। पर क्योंकि ये डिविडेंड यील्डिंग है, तो अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन नहीं भी मिला तो आपको कुछ डिविडेंड यील्ड्स जरूर मिलेगी और एज अ बोनस आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। So we looked at 6 interesting categories. Now let's come to a very interesting category out of these. It is called a value or a contra fund. So please tell us about this category.
So when you talk about value investment strategy, it is also an open-ended equity scheme which actually follows a value investment strategy or a contrarian investment strategy which is there. So when we talk about investments, which is a minimum investment of 65% again in equity and equity related instruments, they are referred to as value or contra fund. So when we talk about value and contra fund, it primarily indicates that there needs to funds which are likely to potentially gain a lot of capital appreciation are considered to be value oriented funds, and so people, when they invest in those kind of funds, they are referred to as value funds or contra funds that are there. अभी तक हमने जितने भी स्कीम्स डिस्कस करी हैं इक्विटी कैटेगरी के अंदर और आगे भी करेंगे, जो सारी 10 कैटेगरीज हैं, हर एक में ये बताया गया है कि ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है. ओपन एंडेड का मतलब क्या है, अगर ये भी हमारे पास म्यूचुअल फंड्स में 2 टाइप की स्कीम होती है. एक ओपन एंडेड स्कीम होती है, एक क्लोज एंडेड स्कीम होती है. ओपन एंडेड स्कीम में जो इन्वेस्टर है वो कभी भी एंटर कर सकता है, एग्जिट कर सकता है और रिडीम कर सकता है अपने म्यूचुअल फंड यूनिट्स. जो क्लोज एंडेड स्कीम होती है उसकी एक फिक्स्ड मैच्योरिटी पीरियड होता है. तो आप सिर्फ एंटर कर सकते हैं जब न्यू फंड ऑफर्स आते हैं, और जब वो मैच्योरिटी पीरियड खत्म हो सकता है तभी आपको रिडेम्पशन मिलेगा. तो जो क्लोज एंडेड स्कीम्स होती हैं उसमें एग्जिट्स पॉसिबल नहीं होते और एंट्री भी पॉसिबल नहीं होती मिडिल ऑफ द पीरियड के अंदर. जो ओपन एंडेड स्कीम्स होती हैं उसमें एंट्री, एग्जिट और रिडेम्पशन फ्री होता है, आप कभी भी कर सकते हैं. So let's look at the next category. Of course, before we go further, let's mention that any mutual fund company can have only one fund in each of these categories. In value or contra, it can have only one of the two. So either a value or a contra. Moving on to the next one, which is called focused fund. What is this? So again, it is an open-ended equity scheme which is investing into a maximum of 30 stocks, and which needs to mention the particular focus, which can be whether it is investing in multi-cap, which includes large cap, mid-cap or small cap, or it is going to only invest in large cap, it's going to invest in mid-caps, or it is going to invest in small caps. But a maximum number of stocks which it can invest is 30. And again, 65% of the investment of that particular scheme has to go in for equity and equity-related instruments. So ये जो focused funds है वो पहले से ही information दे देते हैं इन्वेस्टर को कि इन 30 स्टॉक्स में हम इन्वेस्ट करेंगे. और क्या स्टॉक्स के नाम बताए जाते हैं या नंबर बताए जाते हैं? जो नंबर है वो फिक्स्ड है आपका 30, और आपका ये डिफाइन कर दिया जाएगा कि हमारा फोकस लार्ज कैप पे रहेगा, मिड कैप पे रहेगा या स्मॉल कैप पे रहेगा, या हम तीनों पे इन्वेस्ट करेंगे. अगली कैटेगरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है. आई थिंक इसमें सभी को रुचि होगी. सेक्टोरल या थीमेटिक. हमारे श्रोताओं को बताएं कि इसके क्या मेन फीचर्स हैं. अगेन ये ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है और एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती हैं या एक पर्टिकुलर थीम के साथ इन्वेस्ट करती हैं. जैसे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करे, या कोई पर्टिकुलर एफएमसीजी में, कंज्यूमरेबल्स में इन्वेस्ट करे, या कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक सेक्टर को है उसको आइडेंटिफाई करके उसमें इन्वेस्ट करें. इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में 80% होना चाहिए आपके टोटल एसेट्स का. और आप जो पर्टिकुलर थीम सिलेक्ट करें, या जैसे आप डिजिटल कंपनी सिलेक्ट कर रहे हैं, फिनटेक कंपनी सिलेक्ट करें, या कोई भी आप पर्टिकुलर कंपनी सिलेक्ट करें, आप उस स्कीम के ऊपर इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो आपको मेंशन करना होगा ऑफर डॉक्यूमेंट में. तो हर एक सेक्टर का जो आगे के प्रोस्पेक्ट्स है वो देख के आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं. आप सेक्टर वाइज अपनी स्कीम बना सकते हैं, और उन सेक्टर्स के अंदर अगर आपको ग्रोथ नजर आती है तो आप उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. समय बहुत कम रह गया है, तो जो आखिरी कैटेगरी है हमारी इक्विटी स्कीम्स में, ELSS, इसका भी बहुत चलन है. बताएं कि ये क्या है. इक्विटी लिंक्ड ओपन एंडेड इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम है. इसका लॉक इन पीरियड 3 साल है. इसमें सबसे ज्यादा फायदा होता है कि टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है 80C के अंदर 1,50,000 तक का अगर आप इन्वेस्ट करते हैं. इस स्कीम के तहत भी 80% आपको इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में लगाना होगा. और क्योंकि ये एक सेविंग स्कीम्स है, ये आइडेंटिफाइड होती हैं कि ये आपको सेविंग के पर्पज के लिए की जा रही हैं. इसमें ज्यादातर रिस्क अवर्स लोग इन्वेस्ट करते हैं. Of all these, so we have covered basically all the 10 equity categories today. We'll continue discussing. Nitish has a suggestion that we should do this for 1 hour. We'll continue discussing the remaining 26 categories, Nitish. So stay tuned to this channel. We'll cover all the categories. But would you say which one of these 10 is most suitable for long-term investment? Well, it is difficult to say which one will be the most suitable. One needs to identify any particular category based upon one's goal, one's age,
and the amount of investment they would like to do. Always diversify your investment. Take risk according to the capacity that you have. यामिनी जी, समय समाप्त हो गया. आपने बहुत ही उपयोगी जानकारी दी. आप आई, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. हम चर्चा को आगे भी जारी रखेंगे. Once again, we'd like to remind you that the topic for tomorrow's show is investment in ULIPs. Do send in your questions on this topic in advance at moneymatters.air@gmail.com. Thank you, Yamini. Thank you, Sonu. And that's a wrap on this edition of Money Matters. Namaskar.